हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज से मैं अपने चैनल के ऊपर कैलकुलस 3 का कोर्स स्टार्ट करने लगा हूँ। तो इस कोर्स की बुनियादी वजह यही है कि एक तो ये जो कैलकुलस 3 का कोर्स है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पे जो ऐसे स्टूडेंट्स जो अप्लाइड मैथ में या अप्लाइड फ़िज़िक्स में और इंजीनियरिंग में तो इसकी बेशुमार एप्लीकेशंस हैं। तो जो उन फील्ड्स में आगे जाना चाहते हैं उनके लिए ये कोर्स बहुत ज़्यादा अहम है। तो यूनिवर्सिटी एमएससी के दौरान मैंने ये चीज़ नोट की है कि कैलकुलस 3 के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के वीक होते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि अपना जो नॉलेज है कैलकुलस 3 का वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। इसमें मेरी कोशिश होगी कि चीज़ों को एक लॉजिकल अंदाज में एक दूसरे के साथ लिंक्ड अंदाज में आगे मैं लेके चलूं। कैलकुलस 3 से मैंने फ़ीवर के ऊपर काम भी किया हुआ है और कैलकुलस 3 की वजह से काफ़ी ज़्यादा मैंने अर्निंग भी की है। तो आई होप कि मैं अपना नॉलेज आप लोगों के साथ ज़्यादा अच्छे अंदाज में शेयर कर सकूं, ताकि आप लोग भी कैलकुलस 3 के ऊपर कमांड हासिल करें। कोशिश करूंगा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। उसमें कुछ जो भी मैंने फाइंड आउट किए हुए हैं, अपने जिसे कहते हैं शॉर्टकट्स फाइंड आउट किए हुए हैं, या ट्रिक्स जो मैं अपने लगाता हूँ कैलकुलस 3 के अंदर, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अच्छा, इसके साथ हमने अभी चैनल के ऊपर 2 सीरीज़ शुरू की हुई हैं। जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूँ, एक तो ज्योमेट्री के ऊपर है, जिसमें वो दोनों सीरीज़ जो हैं वो असल में इन्वेस्टिगेशन, एक रिसर्च बेस्ड सीरीज़ है। यानी वो ऐसे टॉपिक्स के ऊपर हैं जिनका मुझे शौक़ है, लेकिन उनको रेगुलरली किसी यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने नहीं स्टडी किया। वो मैं अपनी सेल्फ़ स्टडी की बेस के ऊपर जैसे जैसे उन टॉपिक्स के बारे में मेरी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो रही है, तो वैसे वैसे वो अपना नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊंगा। उनमें एक तो ज्योमेट्री है और दूसरा इन्फिनिटी है। तो ज्योमेट्री और इन्फिनिटी ये दोनों जो फील्ड्स हैं, इन्फिनिटी तो एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और ज्योमेट्री एक पूरा फील्ड है। तो इन दोनों को अंडरस्टैंड करना, इन दोनों को समझना वो मेरा शौक़ है। तो उसके ऊपर वीडियोस जैसे जैसे मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी उनके ऊपर मैं अपलोड करूँगा। तो कैलकुलस 3 जो है वो हमारे पास, कैलकुलस का तो पता ही है सबको, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन दो इसके मेन टूल्स हैं। तो और जब ये डेरिवेशन और इंटीग्रेशन हम ज्योमेट्री के साथ जोड़ते हैं तो तब हमारे पास कैलकुलस 3 बनती है। और ख़ास तौर पे जो ज्योमेट्री 3 डिमेंशन की ज्योमेट्री है, 3D वर्ल्ड हमारे इर्द गिर्द जो रियल वर्ल्ड ज्योमेट्री है, ठीक है। तो रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स जब भी हम सॉल्व करते हैं तो वो हम हमेशा कैलकुलस 3 की हेल्प से सॉल्व करते हैं, क्योंकि जो कैलकुलस 1 है वो तो 2 डिमेंशन है, प्लेनर कैलकुलस, एक प्लेन के ऊपर, उसकी काफ़ी ज़्यादा रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस हैं, लेकिन ज़्यादा रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस कैलकुलस 3 की हैं। मिसाल के तौर पे फ़िज़िक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, ये जो सारी थेरी है ये कैलकुलस 3 के ऊपर बेस्ड करती है। इसके अलावा इंजीनियरिंग में इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। ट्रिपल इंटीग्रल्स होते हैं, ठीक है, उससे हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के। और तो इसी तरह से हमारे पास जो मैथमेटिक्स के अंदर अगर अप्लाइड मैथ में जो जाना चाहता है, ठीक है, तो अप्लाइड मैथ में ज़ाहिर है कि उससे फ़िज़िक्स के साथ जोड़ना पड़ता है चीज़ों को। तो अप्लाइड मैथ में कैलकुलस 3 की जो एप्लीकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा है। इन अदर वर्ड्स, कैलकुलस 3 की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी तो जो आप कॉन्सेप्ट्स हैं मुख्तलिफ़ तरह के जो कैलकुलस 3 के ऊपर बेस्ड करके पढ़ाए जाते हैं वो भी आप अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। तो कैलकुलस 3 में जो मेरी अप्रोच है वो ज़्यादा इमेजिनेटिव अप्रोच है। इमेजिनेटिव कह सकते हैं कि जिसमें मैं इमेजिनेशन को ज़्यादा अहमियत देता हूँ। आजकल काफ़ी सारे मैथमेटिकल टूल्स आए हुए हैं, लेकिन मैथमेटिकल टूल्स या एनिमेशंस को इस्तेमाल करना मुझे लगता है कि उससे चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं या ज़्यादा मेस्ड अप हो जाती हैं।
और जो रियल अंडरस्टैंडिंग है, चीज़ों के दरमियान जो ताल्लुक़ ढूंढना है या उनके दरमियान जो ताल्लुकात हैं, डिफरेंट मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो ताल्लुकात होते हैं, उनको जो समझना है वो हमेशा दिमाग से समझा जा सकता है। कोई भी टेक्नोलॉजी उसमें हेल्प आउट नहीं कर सकती। तो मैं बिलीव करता हूँ कि जो मैथमेटिक्स है आज भी, बेशक कंप्यूटर का दौर आ गया, तो मैं बिलीव करता हूँ कि जो मैथमेटिक्स है वो, उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ दो चीज़ें चाहिए, एक पेन और दूसरा रजिस्टर, और दिमाग तो ज़ाहिर है चाहिए। तो आप इसे अंदाज़ा लगा लें, जो ग्रीक्स मैथ करते थे, यूक्लिड ने जो ज्योमेट्री दी है, तो आगे 2000 साल तक यूक्लिड की ज्योमेट्री चलती रही है, ठीक है। तो वो लोग बिल्कुल, वो तो कापी पेंसिल का भी इस्तेमाल नहीं करते थे, ठीक है। पेंसिल वगैरह में भी हों, लेकिन उनकी जो ज्योमेट्री होती थी वो ज़मीन के ऊपर ऐसे रेत बिछा के, ठीक है, रेत फेंक के, ज़मीन के ऊपर रेत पखेर के, उस रेत के अंदर वो हल्की फुल्की डायग्राम्स बना लेते थे, क्योंकि उनकी जो ज्योमेट्री होती थी प्योर लॉजिकल अंदाज में चलती थी आगे। तब वो शेप्स का एक्यूरेट होना उसमें ज़रूरी नहीं है, बस शेप है, ट्रायंगल है, तो अगर हमने डिफ़ाइन कर दिया कि ये ट्रायंगल है, तो इसका मतलब ट्रायंगल की सारी डेफिनेशन उसके ऊपर अप्लाई हो जाती है। वो नज़र भी आए ट्रायंगल है, इट इज़ नॉट नेसेसरी। तो मेरी भी, मैं उससे काफ़ी इम्प्रेस हूँ, तो इसलिए मैं उसी चीज़ को प्रेफर करता हूँ कि हम लॉजिकल अंदाज में चीज़ों को आगे लेके चलें, और ज़्यादा जो फोकस है वो हमारा दिमाग के ऊपर हो। तो चलें शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के, वज़ू वगैरह करके, बाअदब और बाएहतराम हो के, क्योंकि जो कैलकुलस है इसके सामने बहुत अदब से पेश होना पड़ता है। तो सरफेस से हम स्टार्ट करते हैं। सरफेस क्या चीज़ होती है? जो सरफेस की एक डेफिनेशन है वो ये है कि डीफॉर्म्ड प्लेन। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक फ्लैट सरफेस है बिल्कुल, अगर इसे हम किसी तरीके से डीफॉर्म कर दें, ठीक है, मतलब इसे कोई भी शेप, तो ये हमारे पास क्या आती जाएंगी, डिफरेंट सरफेसेस आती जाएंगी, ठीक है। तो सरफेस हम कहते हैं डीफॉर्म्ड प्लेन। तो सरफेसेस जो होती हैं हमारी अर्थ की जो सरफेस है वो स्फेरिकल है, ऑलमोस्ट स्फेरिकल इसे कहा जाता है, ठीक है। तो सरफेसेस को हम देखते हैं, ठीक है, दो तरीके होते हैं। एक होता है सरफेसेस को देखने का एक्सट्रिंसिक वे, ठीक है, दूसरा होता है इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक से मुराद ये है कि हमारे पास कोई भी सरफेस है, ठीक है, मिसाल के तौर पे एक हमारे पास स्फीयर है, इस स्फीयर को हम देख रहे हैं लेकिन विद रिस्पेक्ट टू यूक्लिडियन प्लेन, और यूक्लिडियन जो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई जेड, ठीक है, हम उस अपने इस फ्रेम के अंदर रहते हुए हम इस सरफेस को देख रहे हैं। यानी सरफेस को देखना, सरफेस की प्रॉपर्टीज़ को देखना किसी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर रहते हुए, ठीक है। हम यहाँ से इसकी हाइट वगैरह फाइंड करें, ठीक है, इसका कर्वेचर वगैरह फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड एक्सिस, तो उसको हम कहेंगे कि हम इस सरफेस की प्रॉपर्टीज़ को देख रहे हैं लेकिन एक्सट्रिंसिकली। लेकिन अगर हम सरफेस को, कोई भी सरफेस हो सकती है, उस सरफेस को हम उस सरफेस के ऊपर रहते हुए, ठीक है, हाँ यहाँ पे कोई बंदा खड़ा हुआ है, ये इस सरफेस के ऊपर रहते हुए इसकी प्रॉपर्टीज़ को अगर स्टडी कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक ज्योमेट्री भी कह देते हैं उसे, इंट्रिंसिक ज्योमेट्री ऑफ द सरफेस। तो ये एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक का फ़र्क आपको आई होप समझ आ गया होगा। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? मिसाल के तौर पे हमारी जो अब अर्थ है, अर्थ को हमने अर्थ की कोई सरफेस की प्रॉपर्टीज़ को चेक करना है, तो अर्थ की सरफेस स्फेरिकल है, इसकी प्रॉपर्टी हम कैसे चेक करें? क्या हम कोई और फ्रेम ऑफ रेफरेंस लें एक्स वाई जेड एक्सिस स्पेस में, जिसके रिस्पेक्ट से हम अर्थ की प्रॉपर्टीज़ चेक करें? लेकिन अगर हम स्पेस में कोई एक्स वाई जेड एक्सिस लेते भी हैं, तो हमारी जो स्पेस है वो भी कर्व है, हमारी स्पेस फ्लैट नहीं है। जिस तरह ये हमारे पास एक्स वाई जेड एक्सिस होते हैं, ठीक है, इसमें जो ये फ्लैट
होती है सारी स्पेस, ठीक है। लेकिन हमारी जो स्पेस है वो फ्लैट नहीं है। अगर स्पेस फ्लैट नहीं है तो स्पेस खुद भी कर्व है। अगर स्पेस खुद कर्व है तो इसका मतलब है कि उसमें जो हम एक्स वाई जेड एक्सिस लेंगे वो कुछ इस टाइप के होंगे। मिसाल के तौर पे लेट्स सपोज, ठीक है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ठीक है, ये कुछ हमारे पास जेड एक्सिस इस तरह, ठीक। एक मैं रफ एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि हमें ज़्यादा बेहतर ये है कि हम कोई रेफरेंस इस्तेमाल करने की बजाय हम अर्थ के ऐसी ज्योमेट्री फाइंड आउट करें कि हम अर्थ के ऊपर रहते हुए इसकी प्रॉपर्टीज़ को जान सकें। तो ये तो था एक सर्फेसिस का बहुत ही हल्का सा, ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है, तो बिल्कुल उसका मैंने एक इंट्रोडक्शन करवाया है। तो अब हम जिन सर्फेसिस की बात करते हैं, जाहिर है वो हम उन सर्फेस को एक्सटेंसिकली देखेंगे। एक्सटेंसिकली मतलब हमारे पास एक्स वाई जेड एक्सिस होंगे, ठीक है, और हम इस एक्स वाई जेड एक्सिस के अंदर हमारे पास जो सरफेस होगी वो कुछ इस फॉर्म की होगी, z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। ये इसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट फॉर्म। हम एक्सप्लिसिट फंक्शन जानते हैं ऑलरेडी, तो ये वही चीज़ है। एक्सप्लिसिट का मतलब ये है कि आपके पास जो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो आप क्लियर कट इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिख सको, जैसे z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह z इक्वल टू 2xy हो सकता है माइनस साइन ऑफ xy, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो ये क्या है, ये एक्सप्लिसिट सरफेसेस हैं, ठीक है। इसी तरह से इम्प्लिसिट क्या होगी, इम्प्लिसिट सरफेस की जनरल फॉर्म ये होती है एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू सी, इक्वल टू 0 भी हो सकता है। तो अगर एक सरफेस की बात की जाए, सी लगाएंगे तो ये फैमिली ऑफ सर्फेसिस बन जाएगी। सी इक्वल टू 1 के ऊपर एक सरफेस आएगी, सी इक्वल टू 2 के ऊपर दूसरी। तो लेट्स सपोज हम यहाँ पे 0 लगा देते हैं। तो ये उसकी क्या फॉर्म बन रही है, ये उसकी इम्प्लिसिट फॉर्म बन रही है। सेम जिस तरह हमारे पास अगर 2 डिमेंशन में बात करें तो 2 डिमेंशन में हमारे पास जो कर्व होता है वो क्या होता है, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसको हम एक्सप्लिसिट कहते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 हो जाए, इसको हम इम्प्लिसिट कहते हैं। दोनों से मिलते तो हमें कर्व ही है ना, तो सेम चीज़ यहाँ पे। इसी तरह से इम्प्लिसिट की अगर हम डेरिवेशन एग्जांपल को इसकी देखना चाहें तो लेट्स सपोज एक्स स्क्वायर प्लस साइन ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सॉरी यहाँ पे हम इसमें लिख देते हैं प्लस साइन ऑफ जेड एक्स। तो ये हमारे पास एक इम्प्लिसिट है। इसमें हम जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको इंडिपेंडेंट से सेपरेट नहीं कर सकते। तो इस तरह की सर्फेसिस तो कम ही आती हैं, ज़्यादातर हमें जो सर्फेसिस आती हैं वो एक्सप्लिसिट फॉर्म में गिवन होती हैं। तो एक्सप्लिसिट सर्फेसिस जो होती हैं z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, इनका हम ग्राफ इजीली कैसे ड्रा कर सकते हैं इसको देखते हैं अब। तो इसका तरीका यही है कि आपने सबसे पहले ये चीज़ नोट करनी है कि इसमें डोमेन हमारे पास कौन सी होती है, एक्स और वाई प्लेन होता है। जाहिर है इसके अंदर जो हम पॉइंट्स पुट कर रहे हैं, जिस तरह हमारे पास z इक्वल टू एफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, इसमें हमारे पास डोमेन क्या होती है, एक्स एक्सिस होता है, और जो रेंज होती है वो वाई होती है। इसी तरह से यहाँ पे जो डोमेन होती है वो हमारे पास एक्स वाई प्लेन होता है, ये पूरा प्लेन एक्स वाई प्लेन। इसके अंदर जितने पॉइंट्स हैं, ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है 1 1, ये पॉइंट है 1 2, यहाँ पे जितने पॉइंट्स हैं डोमेन में आ रहे हैं। ये पॉइंट जब इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास z की वैल्यू आएगी। z की वैल्यू जब आएगी तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से स्पेस में, मतलब मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर हमारे पास स्पेस में कोई ना कोई वैल्यूज आती जाएंगी। उन पॉइंट्स को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास एक यहाँ पे सरफेस बन जाएगी। अब सरफेस को ड्रा करने का मुख्तलिफ इसको ड्रा करने के तरीके होते हैं। तो उनमें जो एक तरीका ये है कि आपने जब सरफेस को इमेजिन करना है, ठीक है, तो वो आप उसको लेवल कर्व्स की मदद से इमेजिन कर सकते हैं। लेवल कर्व्स का क्या मतलब है, लेट्स सपोज आपके पास एक सरफेस है z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम कैसे ड्रा कर सकते हैं, ड्रा करना इसलिए आना चाहिए क्योंकि जब हमने आगे लिमिट्स अप्लाई करनी होती हैं, ठीक है, ट्रिपल इंटीग्रल्स के अंदर ख़ास तौर पे,
तो तब हमें ज़रा आइडिया होना चाहिए कि हम सरफेस को कहाँ से लेके कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यानी कौन सा रीजन हम जो हमें रीजन इंटीग्रेट कर रहे हैं जिस रीजन में, क्या वो हमारा वाकई रिक्वायर्ड रीजन वही है या हम कुछ किसी और रीजन के ऊपर इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इसलिए ज़रा इसका आइडिया होना चाहिए। तो मिसाल के तौर पे ऐसा ना हो कि हमें कहा जाए कि सफ़ियर अपर सफ़ियर के ऊपर इंटीग्रेट करें और हम लोअर सफ़ियर के ऊपर इंटीग्रेट कर रहे हों, ठीक है, या कुछ और। अब z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं। लेट्स सपोज इसमें सबसे पहले हम लेवल कर्व्स ड्रा करते हैं। लेवल कर्व्स का मतलब ये है कि आप z इक्वल टू 0, z इक्वल टू डिफरेंट वैल्यूज़ के ऊपर इस फंक्शन की वैल्यूज़ फाइंड आउट करें। तो z इक्वल टू 0 के ऊपर क्या वैल्यू आएगी, z इक्वल टू 0 के ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसी तरह से मतलब कोई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, इसका जो सोल्यूशन है वो 0 से भी बनता है, ओरिजिन। इसका मतलब z इक्वल टू 0 के ऊपर हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है वो 0 0 ओरिजिन आ रहा है, ये ओरिजिन एक पॉइंट यहाँ। इसी तरह अब z इक्वल टू अगर हम इसमें 2 पुट करें या लेट्स सपोज z इक्वल टू 1, तो z इक्वल टू 1 के ऊपर हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है, ये कहाँ पे मौजूद है, z इक्वल टू 1 के ऊपर। अगर ये z इक्वल टू 1 यहाँ पे है और ये जो चीज़ ये शो कर रही है कि ये सर्कल है जिसका रेडियस क्या है 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, इसका मतलब ये कि z इक्वल टू 1 के ऊपर हमारे पास एक सर्कल मौजूद है जिसका रेडियस क्या है 1 है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे z इक्वल टू पुट करें 4, तो हमारे पास क्या चीज़ क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एट z इक्वल टू 4। तो ये 4 जो है इसका मतलब ये सर्कल किस रेडियस का बन रहा है, रेडियस 2 का बन रहा है। इसका मतलब z इक्वल टू 4 के ऊपर हमारे पास जो लेवल कर्व है, ये कर्व्स बन रहे हैं हमारे पास, इसको लेवल कर्व्स कहते हैं, डिफरेंट लेवल्स के ऊपर। z इक्वल 4 के ऊपर हमारे पास कुछ इस तरह का सर्कल बन जाएगा। तो इसका यहाँ से हम देख सकते हैं जैसे जैसे हम वैल्यूज़ इंक्रीज़ करेंगे z की, हमारे पास जो सर्कल है वो बड़े से बड़े होते जाएंगे। यहाँ पे कुछ इस तरह का सर्कल होगा, ठीक है, इसे नीचे कुछ इस तरह का सर्कल। अगर आप इन तमाम सर्कल्स को ज्वाइन करें, इनकी बाउंड्रीज़ को, तो हमारे पास जो एक आता है वो, इसे हम कहते हैं पैराबोलाइड। आई थिंक पैराबोलाइड ही कहते हैं, कंफर्म नहीं मुझे, खैर जो भी कहते हैं। तो ये हमने क्या किया, इन तमाम सर्कल्स को ज्वाइन कर लिया। सर्कल्स की जो बाउंड्रीज़ हैं, ठीक है, ज़ाहिर है वो पीछे से भी ज्वाइन होके आ रहा है, यहाँ से इस तरह से आ रहा है ज्वाइन होके, ठीक है, इस तरह फ्रंट से भी जितनी सर्कल की जो बाउंड्रीज़ हैं, ठीक है, हमने उसको ज्वाइन इस तरह से समझ लें, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे मेरे पास ये चीज़, ठीक है, इसको थोड़ा सा, इसकी जो शेप है नीचे से फ्लैट है ना, इसको हम फ्लैट नहीं कहते, इसके यहाँ पे एक पॉइंट है और पॉइंट से इस तरह बिल्कुल साथ ही उसकी फ्लैट बिल्कुल भी नहीं है, साथ ही उसकी हाइट शुरू हो जाती, ठीक है। तो इस तरह से कोन टाइप ऑलमोस्ट कह सकते हैं, उसे कोन टाइप कह सकते हैं। तो कोन में बस ये फ़र्क होता है, कोन जो होती है वो ज़रा बिल्कुल ऐसे फ्लैट होती है। तो ये मेथड, ठीक है, इसको हम कहते हैं लेवल सरफेस। इसी तरह से मिसाल के तौर पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब हमारे पास है z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई। इसमें अगर हम z इक्वल टू 0 पुट करें तो हमारे पास क्या चीज़ बनती है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई और y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब z इक्वल टू 0 जो है हमारे पास वो ओरिजिन बन रहा है, सॉरी एक्स वाई प्लेन बन रहा है, ठीक है। तो अब एक्स वाई प्लेन z इक्वल टू 0 के ऊपर ये हमारे पास एक्स है, तो एक्स वाई प्लेन में हमारे पास ये y इक्वल टू माइनस एक्स का क्या बनता है, ये पैराबोला बनता है। अगर ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस है तो हमारे पास, ठीक है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस हो जाएगा, एक्स की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू के ऊपर हमारे पास वाई की नेगेटिव वैल्यू हुई आएगी। तो इसका मतलब हुआ कि ये हमारे पास x इक्वल टू 1 वाई माइनस 1 आ जाएगा और हाँ ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये एक्स वाई प्लेन के ऊपर है, ठीक है, मतलब ये हाइट इसकी बिल्कुल भी नहीं है।
अच्छा, अब अगर हम z इक्वल टू 1 इसमें पुट करते हैं, z इक्वल टू 1 से क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब ये दोबारा से एक पैराबोला बन रहा है, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा विड्थ का फ़र्क आ जाएगा। लेट्स सपोज z इक्वल टू 1 ये, तो z इक्वल टू 1 के ऊपर हमारे पास ये पैराबोला थोड़ा सा इस तरह चौड़ा सा हो जाए। तो अब नोट करें, अगर हम इन तमाम को आप इसमें इस तरह मिलाते जाएं, पैराबोलास को, जितने पैराबोलास इसमें बन रहे हैं, ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप की सरफेस बनी। ठीक है, जिसे आप कह सकते हैं, और इसका कर्वेचर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहा होगा। मतलब ये बिल्कुल ऐसे फ्लैट प्लेट नहीं से हम कह सकते कि ये बिल्कुल इस तरह से फ्लैट प्लेट नहीं है, ठीक है, उसका कर्वेचर एक इंक्रीज़ हो रहा है। तो खैर बात का मकसद यही है कि आपको एक रफ सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हम कैसे ये ड्रा कर सकते हैं। तो बजाय हम यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यूज़ पुट करते जाएं, 1 1 पुट करें, 0.23 पुट करें, पॉइंट पुट करते जाएं, तो ये मेथड जो है ये इजी मेथड है, क्योंकि इनका ग्राफ ऑलरेडी हमें पता होता है कि ये कौन सा ग्राफ है, पैराबोला बन रहा है, हाइपरबोला बन रहा है, सर्कल बन रहा है, एलिप्स बन रहा है, क्या चीज़ बन रही है। तो इनका क्योंकि हमें ग्राफ पता होता है, तो हम सिंपल z की वैल्यूज़ पुट करके लेवल कर्व्स बनाते हैं, और फिर उन लेवल कर्व्स को आप इसमें ज्वाइन करके हमारे पास एक कंप्लीट सरफेस बन जाती है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक सरफेस बन गई। ठीक है, इसी तरह से ये हमने एक सरफेस बना ली। तो आई होप कि सरफेस को ड्रा करना तो आ गया होगा आप लोगों को, क्योंकि जब भी हमने इंटीग्रेट करना होता है एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये अंदर इसके सरफेस, इस सरफेस के नीचे हम इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। तो देखते हैं उसको हम फिर अगली वीडियो में मुलाकात होती है। टेक केयर, अपना ख्याल रखें, और वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।